नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राही मेहता आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री की हमारी सीरीज की एक और वीडियो आज बनाने जा रहा हूं। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी कल के ही टॉपिक का कंटिन्यूशन रहेगी। कल हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी हासिल की थी। पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर कौन कौन से भारतीय राजवंश जो थे वो भारत के अंदर पैदा हुए, कौन कौन सी इंडियन डायनेस्टीज जो थी वो इंडिया के अंदर ग्रो करती हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर, जैसे कि सुंगास, कानवास, छेदीस एवं सातवाहंस। इनके बारे में हमने कल डिटेल में बात की थी। आज की वीडियो के अंदर हम पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर भारत के अंदर कौन कौन सी फॉरेन इन्वेजन हुई उनके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। सभी की सभी फॉरेन इन्वेजन्स जो पोस्ट मौर्यन पीरियड में भारत के अंदर होंगी वह नॉर्थ वेस्टर्न इलाके के थ्रू ही होंगी, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके से ही सभी के सभी विदेशी आक्रमणकारी जो है वो भारत के अंदर आएंगे। जैसे कि उनमें सबसे पहले भारत के अंदर आएंगे इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के बाद भारत के अंदर आगमन होगा पार्थियंस का, फिर साकास का, और साकास के बाद कुशान्स भारत के अंदर आएंगे। इन चारों को सीरीज वाइज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। पहला, फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन से हम स्टार्ट करते हैं। इंडो ग्रीक्स लगभग लगभग 200 बीसी के अराउंड यह भारत के अंदर इन्वेड करते हैं, भारत पर अटैक करते हैं, और 100 सीई तक भारत के अंदर इनकी जो मौजूदगी है वह बनी रहती है। सबसे पहले आखिरकार यह इंडो ग्रीक्स कौन थे? तो हम जानते हैं कि कभी भारत के ऊपर मौर्य साम्राज्य के स्थापित होने से पहले मगध डायनेस्टी के दौरान जब नंद वंश भारत के अंदर रूल कर रहा था, धनानंद जब भारत के अंदर रूल कर रहे थे या मगध के ऊपर रूल कर रहे थे, तो उस वक्त भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर सबसे पहले अलेक्जेंडर ने अटैक किया था, जो कि मैसिडोनिया से आया था, जो कि ग्रीस से आया था, जो कि भारत के अंदर आता है, ब्यास नदी के किनारे तक आता है। और हमने वो सारा पिछली एक वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था जो पहले वाली फॉरेन इन्वेजन थी। तो आप चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जाकर दोबारा देख सकते हैं। तो जब अलेक्जेंडर भारत में आया था, भारत के अंदर आकर उसने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया था, परंतु ब्यास नदी के पश्चिम तक ही वह सीमित रहा था, उसके पूर्व के अंदर वह नहीं बढ़ा था, क्योंकि उसे पता था या उसकी सेना को यह मालूम था कि भारत के अंदर नंद वंश की एक विशाल सेना जो है वह मौजूद है, और उसकी खुद की जो सेना थी वह इस युद्ध के पक्ष में नहीं थी, जिसके चलते वह वापिस लौट जाता है। परंतु भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका वह अपने कंट्रोल में कर लेता है, और वहां पर अपने एक एम्बेसडर सिलिकस निकेटर को वह गवर्नर बना देता है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा डिफीट किया जाता है। तो भले ही चंद्रगुप्त मौर्य ने या मौर्य वंश ने भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, परंतु कुछ ग्रीक्स जो अलेक्जेंडर के टाइम पर भारत के अंदर आए थे वे अभी भी भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर रह रहे थे। उन्हीं ग्रीक्स को हम इंडो ग्रीक्स के नाम से जानते हैं, जो है तो ग्रीक ओरिजिन के, परंतु कई समय से भारत की सीमाओं के भीतर ही वह रह रहे हैं। उन्हें हम इंडो ग्रीक्स बोलते थे। तो इंडो ग्रीक्स ने पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर सबसे पहला भारत के ऊपर अटैक किया। इंडो ग्रीक्स जो थे वो भारत के अंदर 3 ब्रांचेस के अंदर रूल करते हैं। पहली ब्रांच जो थी इनकी वह नॉर्थ अफगानिस्तान के अंदर रूल करती है, दूसरी ब्रांच तक्षशिला के अंदर रूल करती है, और तीसरी ब्रांच जो है वो सकाल या फिर सियालकोट के अंदर रूल करती है। पहली ब्रांच आपकी नॉर्थ अफगानिस्तान, जहां पर इनकी लोकेशन का नाम था बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया, तक्षशिला एवं सियालकोट, यह 3 ब्रांचों में रूल करते हैं। पहली ब्रांच नॉर्थ अफगानिस्तान, दूसरी ब्रांच तक्षशिला एवं तीसरी ब्रांच सकाल या फिर सियालकोट। इसके साथ साथ इंडो ग्रीक रूलर्स ने भारत के या इंडो ग्रीक रूलर्स की जो तक्षशिला ब्रांच थी उनके द्वारा जो विदिशा के किंग थे, विदिशा एक और छोटी किंगडम थी जो भारत के मध्य प्रदेश के अंदर स्थित थी। यहाँ विदिशा के अंदर अपने एक एम्बेसडर को भेजा जाता है इस इंडो ग्रीक की तक्षशिला ब्रांच के द्वारा, जिन एम्बेसडर का नाम था हिलियोडोरस। ये हिलियोडोरस जो है यह विदिशा के अंदर लॉर्ड वासुदेव यानी कि कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान की याद में उनको डेडिकेट करते हुए एक स्टोन पिलर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, जो कि ग्रीक स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि अशोकन स्टाइल जो पिलर्स थे उनसे काफी अलग था। इसे हम ये हिलियोडोरस द्वारा एरेक्ट किए गए पिलर को हम वासुदेव भगवान के रूप में याद करते हैं, या वासुदेव भगवान को यह डेडिकेट किया गया एक बहुत ही सुंदर स्टोन पिलर है जो कि ग्रीक स्टाइल में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों,
इसके साथ साथ कई सारे ऐसे इंडो ग्रीक्स भगवान थे जिन्होंने अपने नाम के अंदर भी हिंदू भगवानों को या वैदिक भगवानों के नाम को इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया गया था। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि यह इंडो ग्रीक किंग्स जो थे यह इंडियनाइज्ड कर दिए गए थे, इनका भारतीयकरण कर दिया गया था। जैसे कि जो डिमिट्रियस एंड मिनेंडर और मिलिंद, ये और दो सिग्निफिकेंट रूलर्स थे। पहले दूसरे सिग्निफिकेंट रूलर का नाम था डिमिट्रियस और उसके साथ साथ मिनेंडर। यह दो सिग्निफिकेंट रूलर थे जो इंडो ग्रीक रूलर थे जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के ऊपर रूल किया। मिनेंडर को हम मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। मिनेंडर या फिर मिलिंद ऐसे इंडो ग्रीक रूलर्स थे जिन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था नागसेन मोंक के इन्फ्लुएंस के अंदर आके। नागसेन एक बुद्धिस्ट मोंक थे। नागसेन और मिलिंद की आपस में जो चर्चा है बुद्धिज्म के ऊपर, धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, इनकी जो चर्चा है उस बुक को हम मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं जो संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। इसके अंदर मिलिंद जो है वह नागसेन से जवाब सवाल पूछ रहे हैं और नागसेन के द्वारा उत्तर दिए जा रहे हैं। इस प्रश्न और उत्तर की जो सीरीज है इसको एक किताब के अंदर लिखा गया है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। यह किताब जो है यह बुद्धिज्म से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है और यह इंडो ग्रीक रूल्स की हिस्ट्री के बारे में हमको काफी ज्यादा प्रमाण प्राप्त इससे हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इंडो ग्रीक रूलर्स जो थे यह भारत के जो गंगा वैली के अंदर रूल कर रहे रूलर्स थे, जैसे कि मौर्यंस, और मौर्यंस के बाद जब शुंगास जब भारत के अंदर रूल कर रहे थे, इंडो ग्रीक रूलर्स की जो ब्रांच थी तक्षशिला वाली, उनसे इनकी काफी ज्यादा कह लो कि झड़प जो थी वो होती रहती थी। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बैटल्स जो थी वो चली। इसके साथ साथ इंडो ग्रीक रूलर्स जो थे यह पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने भारत के अंदर सोने के सिक्कों को इशू किया जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस जो थी वो जड़ी हुई होती थी, जिनके ऊपर राजाओं की या भगवान की फोटोज जो थी वह प्रिंट की जाती थी। ऐसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक रूलर्स के द्वारा भारत के अंदर इशू किए गए। इसके साथ साथ भारत के अंदर पर्दे का इस्तेमाल भी हमको ग्रीक्स ने करना सिखाया था। वो पर्दा जो कि ड्रामा करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी स्टेज के ऊपर, किसी थिएटर के अंदर जब ड्रामा ऑर्गेनाइज होता हुआ देखते हैं तो पहले स्टेज पर पर्दा लगा हुआ होता है, फिर पर्दा हट जाता है और फिर कलाकार जो है वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, आपको ड्रामा करके या प्ले करके दिखाते हैं। तो यह जो पर्दे का जो कंसेप्ट था स्टेज के ऊपर, यह हमने ग्रीक से ही लिया। इसके साथ साथ जो ग्रीक टर्म होरोस्कोप है, यही भारत के अंदर होरो शास्त्र बनती है, यानी कि यही टर्म जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर डेवलप होती है। भारत ने या भारतीय जो वैज्ञानिक थे या उस टाइम रिसर्च करने वाले जो भी लोग थे, उन्होंने ग्रीक रिसर्च से एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में काफी कुछ सीखा। इसके साथ साथ हमने ग्रीक्स के कुछ सोशल एंड रिलीजियस लाइफ जो थी उसको भी अपनाया और ज्यादातर ग्रीक्स ने भारत की सोशल और रिलीजियस लाइफ को एडॉप्ट कर लिया और ये इंडिजिनाइज हो गए, ये भारतीय ही हो गए। इसके साथ साथ भारत के अंदर मेटलर्जी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, स्टोन कटिंग, परफ्यूम मेकिंग, ये सभी टेक्निकल एडवांसमेंट्स जो हैं इनके अंदर इंडो ग्रीक का भारत के अंदर काफी योगदान रहा। इसके साथ साथ इंडो ग्रीक्स ने भारत के अंदर बुद्धिज्म को काफी प्रचलित किया, हिंदुइज्म को भी इन्होंने काफी पेट्रोनाइज किया, क्योंकि इंडो ग्रीक्स के पास अपना खुद का कोई धर्म नहीं था। इनको आध्यात्मिक क्रेविंग थी, आध्यात्मिक चेतना की इनके अंदर कमी थी, जिसके चलते भारत के अंदर मौजूद बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को यह एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको प्रोपगेट करने में, इसको पेट्रोनाइज करने में काफी अपना रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ इंडो ग्रीक्स ने भारत के अंदर गंधार आर्ट को या गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को डेवलप करवाया। इंडो ग्रीक्स अपने साथ ग्रीक से रिलेटेड जो आर्ट थी, जो स्कूल ऑफ आर्ट था, जिसे हम हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं, यह अपने साथ भारत में लेकर आए। भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर इस आर्ट को प्रचलित करवाया गया, जिसके चलते भारतीय आर्ट, पर्शियन आर्ट एवं ग्रीक की हेलेनिस्टिक आर्ट, इन तीनों आर्ट के मिक्सचर से एक आर्ट भारत के अंदर डेवलप हुई, एक स्कूल ऑफ आर्ट भारत के अंदर डेवलप हुआ जिसे हम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं। यह ग्रीक टेक्निक्स का इसके अंदर प्रीडोमिनेंस था और गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां जो थी वह बनाई गई, जिनमें हमें ग्रीक आर्ट की झलक साफ साफ दिखाई देती है। इस ग्रीक आर्ट या इस गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में बनाई गई जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं हैं, जैसे कि बुद्ध को उसमें मस्कुलर बॉडी के रूप में दिखाया गया है,
उनको दाढ़ी भी दिखाई गई है, मूछें भी उनकी दिखाई गई हैं। यह सभी जो विशेषताएं बुद्ध की मूर्ति में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में मौजूद हैं, यह ग्रीक आर्ट से ही प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। यह था इंडो ग्रीक्स। नेक्स्ट हमारा रहेगा पार्थियंस। इंडो ग्रीक्स के बाद भारत के ऊपर अटैक करते हैं पार्थियंस। लगभग 100 बीसी के अराउंड पार्थियंस का अटैक होता है। पार्थियंस भी सेंट्रल एशिया से आई हुई एक ट्राइब थी, जिन्होंने इंडो ग्रीक्स के जो जहां पर वो रूल कर रहे थे उनके इलाके के अंदर इन्होंने अटैक किया, और कुछ समय के लिए इन्होंने अपना रूल जो था वो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके के अंदर एस्टेब्लिश किया। जो इंडो ये पार्थियंस जो थे, इन्हें पहलवाज के नाम से भी जाना जाता था। और पार्थियंस के सबसे इंपॉर्टेंट किंग जो थे उनका नाम था गोंडोफेरेंस। गोंडोफेरेंस पार्थियंस के ऐसे किंग थे जिनके रूल के दौरान भारत के अंदर सेंट थॉमस विजिट किए थे। और सेंट थॉमस जो थे, इन्होंने भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी को सबसे पहले प्रोपोगेट करने का काम किया था। तो पार्थियंस इंडो ग्रीक्स के बाद आते हैं। इनको पहलवास के नाम से भी जाना जाता है। यह भी सेंट्रल एशिया से आए थे। इन्होंने भारत के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके के ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश किया। इनके सबसे इंपॉर्टेंट राजा का नाम था गोंडोफेरेंस, जिनके रूल के दौरान सेंट थॉमस भारत के अंदर आए थे क्रिश्चियनिटी को सबसे पहले प्रोपोगेट करने के लिए। यह थे पार्थियंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्वेजन भारत के अंदर होती है, पहली इंडो ग्रीक्स, दूसरी पार्थियंस एवं तीसरी साकाज के द्वारा। साकाज कौन थे? यह स्कीथियन ट्राइब्स के थे। यह भी सेंट्रल एशिया से वेस्टर्न चाइना से भारत की तरफ बढ़े थे। पहले शाका किंग जो थे उनका नाम था मोएस या फिर मोगा के नाम से इनको जाना जाता था। इनका रूल 100 बीसी से लेकर 150 सी तक लगभग 250 साल तक साकाज ने भारत के अंदर रूल किया। साकाज जो थे, इनके भारत के अंदर कई सारी ब्रांचेस थी, कई सारे इनके सेंटर थे, जैसे कि मथुरा इनका साकाज का भारत में रूल करने का एक सेंटर था, दूसरा सेंटर था उज्जैन, एवं तीसरा मुख्य सेंटर था इनका गिरनार। साकाज जो थे वह सत्रपास के रूप में या फिर महासत्रपास के रूप में भारत के ऊपर रूल करते थे, यानी कि गवर्नर्स के रूप में यह भारत के ऊपर रूल करते थे। यह किसके गवर्नर थे? यह कुशांस के गवर्नर्स के रूप में भारत के अंदर रूल करते थे। कुशांस कौन थे? कुशांस भी एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी जो साकाज के बाद भारत के अंदर आई थी। इसके साथ साथ साकाज ने गंगा वैली के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, सेंट्रल इंडिया पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, गुजरात पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, जिसके चलते साकाज एवं सातवाहंस जो थे, जो दक्षिण भारत के अंदर रूल कर रहे थे, ये लगातार कन्फ्लिक्ट के अंदर रहते थे। साकाज और सातवाहंस जो थे, ये कई बार कई सारी जंग के अंदर एक दूसरे के सामने आमने आए। कभी साकाज विजेता हुए, कभी सातवाहंस विजेता हुए, और लगातार इनके बीच में युद्ध जो था वह इतिहास के दौरान चलता रहा। ठीक है, इसके साथ साथ साकाज के एक सबसे प्रमुख रूलर का नाम अगर मुझे याद आता है तो वह नाम है रुद्रदमन वन। रुद्रदमन ने लगभग 130 सी से लेकर 150 सी तक उज्जैन के अंदर रूल किया। यह साकाज की उज्जैन ब्रांच के रूलर थे। और इसके साथ साथ इनका नाम हमको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। यह जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पहली ऐसी इंस्क्रिप्शन थी जिसे चेस्ट संस्कृत के अंदर इशू किया गया था, यानी कि संस्कृत भाषा में इशू की गई पहली इंस्क्रिप्शन जो है वह जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर रुद्रदमन वन का नाम मेंशन है, यानी कि रुद्रदमन वन के द्वारा इस इंस्क्रिप्शन को इशू करवाया गया था। और इस इंस्क्रिप्शन के अंदर ही यह लिखा गया है कि रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। यह सुदर्शन लेक गुजरात के अंदर स्थित है। इस सुदर्शन लेक को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था, और समय समय पर इतिहास में इस लेक की रिपेयर होती रही है। रुद्रदमन वन भी ऐसे एक रूलर थे जिन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। इसके साथ साथ भूमक, नहापान, यह गिरनार सेंटर के दो प्रमुख राजा थे जो कुशांस को बिलोंग करते हैं, जो साकास को बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ जो साकास थे, इनके सिक्के, इनके द्वारा इशू किए गए सिक्के हमको भारत के पश्चिमी इलाके के अंदर बहुत जगह देखने को मिलते हैं, और कई प्रकार के वैरायटी के सिक्के इन्होंने इशू किए। इनमें सिल्वर के सिक्के भी शामिल थे, सोने के सिक्के भी शामिल थे। साकाज ने भी भारत की इंडियन आर्ट और इंडियन कल्चर को काफी ज्यादा पेट्रोनाइज किया, और यह भी भारत के अंदर आने के बाद इंडियनाइज्ड ही हो गए, यह भारतीय ही हो गए। इन्होंने भारतीय समाज और भारतीय कला और भारतीय संस्कृति को
अपने अंदर समा लिया। और इसके साथ साथ इनके रूल के दौरान भी कई इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो थे वह आर्ट के डेवलप हुए, जैसे कि सांची एक आर्ट के सेंटर के रूप में डेवलप हुआ, मथुरा एवं गंधार भी एक आर्ट के सेंटर के रूप में डेवलप हुआ। इसी के साथ ही जो उज्जैन था, उज्जैन के एक रूलर थे, एक अननोन रूलर थे, इतिहास में उनका नाम हम नहीं जानते क्या था, जिन्होंने साकास को डिफीट किया था। और साकास को डिफीट करने के बाद उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था। विक्रमादित्य का टाइटल देने वाले या विक्रमादित्य का टाइटल हासिल करने वाले यह उज्जैन के पहले किंग थे, या भारत के पहले किंग थे जो उज्जैन से राजा थे। उन्होंने साकास को डिफीट किया था और इस डिफीट के बाद उन्होंने विक्रम संवत का एरा शुरू किया था, जो कि 58 सीई से आरंभ होता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट फॉरेन इन्वेजन भारत में होती है कुशान्स के द्वारा। कुशान्स ने 50 सीई के दौरान भारत पर अटैक किया और 230 सीई तक लगभग यह भारत के अंदर मौजूद रहे। कुशान्स यूए ची ट्राइब का हिस्सा थे, जो कि चाइना या फिर सेंट्रल एशिया के आसपास रहने वाली ट्राइब थी। कुशान्स के भारत के अंदर भी कुछ सेंटर्स थे। इनकी कैपिटल थी पुरुषपुर, जिसको आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं। यह कुशान्स की कैपिटल थी। कुशान्स के सबसे महत्वपूर्ण रूलर है कनिष्क, जो कि महायान बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे। सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण कुशान रूलर का नाम है कनिष्क, जो कि एक महायान बुद्धिस्ट थे। और इनके रूल के दौरान महायान बुद्धिज्म जो है वो भारत के अंदर काफी ज्यादा प्रचलित हुआ। इसके साथ साथ वीमा कुडेफिस, हुविश्का एंड वसिस्का, यह तीन अन्य इंपॉर्टेंट कुशान रूलर्स थे जिन्होंने भारत के ऊपर कुशान रूल के दौरान रूल किया। वीमा कडेफिस, हुविश्का एवं वशिष्का, ये तीन और कनिष्क के अलावा प्रमुख रूलर थे। इसके साथ साथ कुशान के रूलर कनिष्क के रूल के दौरान भारत के अंदर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज होती है। कश्मीर के कुंदलवन विहार के अंदर इस चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया जाता है कनिष्क के रूल के दौरान। इसके साथ साथ अश्वघोष जो थे वह इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे। इकलौती ऐसी बुद्धिस्ट काउंसिल थी जिसके अंदर प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी थे। वाइस प्रेसिडेंट का नाम था अश्वघोष एवं प्रेसिडेंट का नाम था वासु मित्र। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के रूल के दौरान होती है, कुंदलवन विहार के अंदर होती है, और वासुमित्र उसके प्रेसिडेंट रहते हैं एवं अश्वघोष उसके वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ कुशान्स के रूल के दौरान ही बुद्ध की बायोग्राफी लिखी गई, महात्मा गौतम बुद्ध की बायोग्राफी लिखी गई, जिसे हम बुद्ध चरित्र के नाम से जानते हैं, जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क जो थे वह पाटलिपुत्र से अश्वघोष को किडनैप करके ले जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप बुद्ध की बायोग्राफी लिखिए, और उसके बाद अश्वघोष जो है वह बुद्ध चरित्र को कंपोज करते हैं। इसके साथ साथ कुशान्स के रूलर के दौरान ही बुद्धिज्म से रिलेटेड एक और फिलोसफी जो है उसका जन्म होता है। फिलोसफी का नाम था मध्यमिका फिलोसफी, जो कि नागार्जुन के द्वारा दी जाती है। यह भी कुशान्स के रूल के दौरान ही भारत के अंदर हुआ। यह मध्यमिका फिलोसफी जो है ये महायान बुद्धिज्म के साथ रिलेट करती है, एवं कुशान या कनिष्क यह महायान बुद्धिज्म को ही प्रमोट करते थे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ 78 सीई के दौरान साका एरा आरंभ किया जाता है कनिष्क के द्वारा। लगभग 78 सीई में या 78 एडी में कनिष्क के द्वारा साकास को डिफीट कर दिया जाता है। इस डिफीट को सेलिब्रेट करने के लिए कनिष्क जो है वह एक नया एरा शुरू करते हैं, 78 एडी में शुरू करते हैं, जिसका नाम है साका एरा। इसके साथ साथ कनिष्क जो थे या कुशान्स जो थे, इन्होंने सेंट्रल एशिया से लेकर भारत तक अपना रूल एस्टेब्लिश किया। ये सारा एम्पायर जो था ये कुशान एम्पायर था। भारत के अंदर ये गंगा वैली तक फैला हुआ था, और हरियाणा पंजाब से लेकर सिंध का इलाका और पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाके तक कुशान्स का रूल जो था वह फैला हुआ था। यह कुशान्स जो थे यह सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे। सिल्क रूट को कंट्रोल करने के चलते कुशान्स ने काफी ज्यादा वेल्थ जो थी वह हासिल करी थी, काफी ज्यादा रिच यह प्रिंसिपैलिटी जो थी वो डेवलप हो गई थी, जिसके चलते कुशान्स ने काफी भारी मात्रा में गोल्ड के सिक्के जो थे वो भारत के अंदर इशू किए। और कुशान्स के रूल के दौरान सिल्क रूट का इस्तेमाल करते हुए भारतीय व्यापारियों को भी बहुत फायदा हुआ, और
कुशांस को भी उससे भरपूर फायदा होता है। कुशांस जो थे ये बहुत ही बेहतरीन घुड़सवार भी हुआ करते थे, हॉर्स राइडर भी हुआ करते थे, जिसके चलते भारत के अंदर जो घुड़सवारी थी उसकी तकनीक के अंदर काफी ज्यादा सुधार हुआ। इन्होंने हमको घुड़सवारी के लिए सैडल्स प्रदान किए। कुशांस ने हमको अच्छे आर्मर प्रदान किए। कुशांस से ही हमने टर्बन बांधना सीखा। ये अपने साथ ट्राउजर्स का कंसेप्ट भी लेकर आए, हेलमेट का कंसेप्ट भी लेकर आए, लॉन्ग कोट्स का कंसेप्ट भी लेकर आए। हमने कई सारी चीजें जो थी वो कुशांत से भारत के अंदर सीखी, उनको हमने भारत की कला के अंदर, संस्कृति के अंदर, समाज के अंदर एब्जॉर्ब किया। बदले में कुशांत जो थे वह भारत के धर्म को, बुद्धिज्म को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एवं कुशांस ने भारत के अंदर सत्रपा सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया, जिसके अंदर पूरे एम्पायर को अलग अलग सत्रपास यानी कि भागों में, विभागों में बांट दिया जाता था, प्रोविंसेस के अंदर बांट दिया जाता था। और एक हर सत्रपा एक सत्रप के रूल कंट्रोल के अंदर होता था, और हर सत्रप एक मिलिट्री जनरल हुआ करता था, जो मिलिट्री के माध्यम से अपने इलाके को कंट्रोल करता था, उस पर रूल करता था। तो यह थे कुशांस, जो कि हमारी लास्ट फॉरेन इन्वेजन थी, जिन्होंने पोस्ट मौर्यन पीरियड के दौरान भारत के ऊपर अटैक किया। आई होप आपको यह टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपकी गुप्ता एम्पायर के ऊपर। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें इसके बारे में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।